नमस्कार साथियों, अकाउंटिंग फंडा के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और अपने सीए इंटर नवंबर 2023 एग्जामिनेशन के लिए हमारी प्रिपरेशन चल रही है। आज जो हम अपना नया टॉपिक देखने वाले हैं वो है हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग में कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट की क्लास 1 ऑलरेडी हो चुकी है। एक क्लास में इसमें ऑलरेडी ले चुका हूँ, जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में अपना मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस को ब्रीफली डिस्कस किया था। आज की जो हमारी क्लास होने वाली है वो पूरी तरीके से कॉस्ट शीट के ऊपर है। इसमें आज हम कॉस्ट शीट की फ्रेमिंग, उसका फॉर्मेशन, वो क्यों बनाई जाती है और कैसे बनाई जाती है, और जितनी भी उसमें एक्सपेंसेस और ओवरहेड्स आते हैं, प्लस माइनस जो भी फॉर्मेशन आपको कॉस्ट शीट में दिखेगा, वो हम पूरा यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि कॉस्ट शीट का जो ये फॉर्मेट लिखा है, इसको आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके एक बार इसे कॉपी करेंगे। तो मेरे पास तो स्पेस कम है, इसीलिए मैंने ये पार्ट्स में बनाई है। आप इसे बैक टू बैक नीचे एक सिंगल पेज में फ्रेम कर लेंगे जैसे ये बनी हुई है। उसके बाद हम अपने लेक्चर में आगे स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉस्ट शीट का पार्ट 1 है। इसको यहाँ पे वीडियो को पॉज करके आप ये नोट करेंगे। इसके बाद आप ये नोट करेंगे, तो यहाँ पे वीडियो को पॉज करें और फिर ये नोट करें। इसके बाद ये है इसका फाइनल। तो ये हमारी पूरी कॉस्ट शीट यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आज देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे स्टार्ट करते हैं आज। और सबसे पहले देखते हैं कॉस्ट शीट होती क्या है और क्यों बनाई जाती है। देखिए, कॉस्ट शीट जो है एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि हमको किसी भी प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट निकालने में हेल्प करता है। टोटल कॉस्ट किस चीज के लिए निकालते हैं, यानी कि एक प्रोडक्ट को रॉ मटेरियल से फिनिश गुड बनने तक जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं, वो हमारी क्या होती है, कॉस्ट। उस कॉस्ट को हम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। इसी रिकॉर्ड को एक शीट की फॉर्म में रिकॉर्ड किया जाता है, जिसको बोलते हैं कॉस्ट शीट। ये ठीक है। अच्छा, अब कॉस्ट शीट हम बनाते क्यों हैं? कॉस्ट शीट हम इसलिए प्रिपेयर करते हैं ताकि हमें हमारे प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस निकालने में हेल्प हो सके। यानी कि कॉस्ट शीट बनाई इसलिए जाती है ताकि हमें ये पता लग सके कि हमारे टोटल प्रोडक्ट को बनाने में कितनी कॉस्ट आ रही है और कितनी सेलिंग प्राइस हम रखें कि हमारा प्रोडक्ट मार्केट में जाके सेल हो जाए। यानी कि कॉस्ट शीट बनाई जाती है किसी भी प्रोडक्ट की सेलिंग प्राइस को डिसाइड करने के लिए। यानी कि आप किसी भी प्रोडक्ट की क्या सेलिंग प्राइस रखेंगे, उसके लिए आपको कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है। कॉस्ट शीट आपकी टाइम पीरियड के हिसाब से भी बनती है और एक पर्टिकुलर वॉल्यूम के हिसाब से भी बनती है। टाइम पीरियड का मतलब यहाँ पर ये है कि कॉस्ट शीट आप 1 वीक, 15 डेज, 1 मंथ और 1 ईयर का बना सकते हैं। और पर्टिकुलर वॉल्यूम के हिसाब से ऐसा होता है कि आप 10,000 यूनिट्स, 50,000 यूनिट्स, 1 लाख यूनिट्स और n नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से भी आप कॉस्ट शीट बना सकते हैं। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, एक एक करके कॉस्ट शीट का हम फ्रेमिंग देखते हैं कि कोई भी चीज ऐड और लेस क्यों हो रही है, वो हम अब डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बस अब स्टार्ट करते हैं। देखिए, जब भी आप कॉस्ट शीट बनाएंगे, अब कॉस्ट शीट है, या तो इसे रट लो, इसे हम रट लें कि ये ऐड होता है, ये माइनस होता है, या हम समझने की कोशिश करते हैं कि ये कोई भी पर्टिकुलर चीज ऐड क्यों हो रही है और लेस क्यों हो रही है। अब देखिए कैसे। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है, रॉ मटेरियल की। तो रॉ मटेरियल कैसे निकलता है, देखिए, अगर तो आपका प्रोडक्शन फर्स्ट टाइम अराइज हो रहा है, अगर आपका प्रोडक्शन फर्स्ट टाइम आप प्रोडक्शन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, सबसे पहले रॉ मटेरियल खरीदोगे। तो क्या आएगा, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है। इसके बाद रॉ मटेरियल खरीद, अब जिससे आप रॉ मटेरियल खरीदोगे, वो आपकी फैक्ट्री तक उस रॉ मटेरियल को लेके आएगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैरेज। तो क्या रॉ मटेरियल, बहुत सिंपल से एग्जांपल में, 100 रुपीज का रॉ मटेरियल आया, 20 रुपीज आपको कैरेज करना पड़ा अपनी फैक्ट्री तक लाने में, वो प्रोडक्ट आपको कितने का पड़ेगा, 120 रुपीज का। तो बताओ, परचेज करने के बाद क्या कैरेज उसमें ऐड होता है? आप बोलोगे ऐड होता है, तो वो हो जाएगा ऐड। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है? अब समझते हैं कि ये क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का क्यों माइनस होता है। आप समझिए,
ये तो उनके केस में था कि जिनका फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन है। अब क्या होगा, आपने सामान खरीदा, सामान खरीदने के बाद आपने कैरेज किया, 100 रुपीज का प्रोडक्ट खरीदा, 20 रुपीज रॉ मटेरियल 100 रुपीज का आया, 20 रुपीज उसमें कैरेज लगे, प्रोडक्ट कितने का पड़ा आपको, 120 का। 120 रुपए का रॉ मटेरियल आपके पास पड़ा है स्टार्टिंग में, अभी आपका प्रोडक्शन शुरू नहीं हुआ। प्रोडक्शन शुरू करने के लिए आपने 120 रुपए का प्रोडक्शन में क्या करा है, सामान खरीदा, रॉ मटेरियल खरीदा। जब प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया ना, प्रोडक्शन पूरा कंप्लीट हो गया, आपने देखा 120 रुपए में से सिर्फ 30 रुपीज का रॉ मटेरियल आपके गोडाउन में पड़ा है। 120 में से 30 रुपीज का आपका रॉ मटेरियल सिर्फ गोडाउन में पड़ा है। तो बाकी जो 90 था वो कहाँ गया, या तो आपने बेच दिया, लेकिन रॉ मटेरियल हमने बेचने के लिए खरीदा ही नहीं था, हमने तो उससे मैन्युफैक्चरिंग करनी थी। इसका मतलब 120 रुपए का रॉ मटेरियल सिर्फ 30 रुपीज का रह गया, तो बाकी 90 रॉ मटेरियल क्या हो गया, कंज्यूम। इसका मतलब परचेज, उसमें गाड़ी ऐड करते हैं, कैरेज, इसलिए वो ऐड होता है। और क्लोजिंग स्टॉक क्यों माइनस कर रहे हैं, वो इसलिए माइनस कर रहे हैं 120 में से क्लोजिंग स्टॉक हटा रहे, तो माइनस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का माइनस करके ये देख रहे हैं कितना बैलेंस बचा। तो जो बैलेंस बचा वही हमें बता रहा है कि ये क्या है, हमारा रॉ मटेरियल कंज्यूम। ये तब करेंगे जब आप पहली बार क्या कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, लेकिन आपका प्रोडक्शन फ्रीक्वेंटली चलता आ रहा है, तब क्या होगा, उस केस में क्या होता है, पिछले साल आपका ना कुछ रॉ मटेरियल बच गया था 30। अब इसी केस को आगे बढ़ाते हैं, इसी केस को आगे बढ़ाते हैं। 120 हमने खरीदा था, 90 हमारा यूज हो गया, 30 हमारा बचा है। तो जो बताओ इस साल का क्लोजिंग है जो बच गया, उससे हम अगले साल फिर से प्रोडक्शन करेंगे रॉ मटेरियल से। तो जो इस साल का 30 यूनिट्स का हमारे पास रॉ मटेरियल बचा है, मैं सिंपल ले रहा हूँ, 30 रुपीज का जो हमारा रॉ मटेरियल बचा है, वो अगले साल ओपनिंग बनेगा। तो देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 30 है, आपने इस बार फिर 100 रुपीज का रॉ मटेरियल खरीदा, लेकिन उसको लाने के लिए फिर 20 रुपए गाड़ी वाले को देने पड़े कैरेज। तो 30 तो आपके पास पहले से पिछले साल का था, 100 आपने और खरीदा, 20 रुपीज उसमें गाड़ी में दिए। अब बताओ आपके पास टोटल रॉ मटेरियल गोडाउन में कितना हो गया, 150 रुपीज का हो गया। 150 रुपए का आपके पास अभी भी क्या है, रॉ मटेरियल है। अब आपने मैन्युफैक्चरिंग करनी शुरू करी, मैन्युफैक्चरिंग करके खत्म, आप अपने गोडाउन में गए चेक करने, आपने देखा सिर्फ 40 रुपीज का ही रॉ मटेरियल बच गया। जब शुरू में लाए थे तो 150 रुपए का था, उसमें से सिर्फ अब 40 ही रुपए का रॉ मटेरियल बचा। तो बाकी रॉ मटेरियल कहाँ गया, बाकी रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया। तो 150 में से अगर 40 रुपए का रॉ मटेरियल हटा देंगे, तो जो ये 110 रुपए का आएगा, यही हमारा क्या होगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। क्या आपको ये समझ में आया कि ये प्लस और ये माइनस क्यों कर रहे हैं? जिसको नहीं समझ में आया वो क्या करेगा, कमेंट में मुझको बता देगा। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड यहाँ से निकल जाएगा, यानी कि हमें ये चारों चीजें करने से ये पता लग जाएगा कि जो प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसमें कितना रॉ मटेरियल लगेगा। 110 रुपए का रॉ मटेरियल लगेगा, यहाँ तक ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं कॉस्ट शीट में। जैसे ही हमारे रॉ मटेरियल हमें पता लग गया कि कितना कंज्यूम होने वाला है, हमारी फैक्ट्री में कौन काम कर रही, लेबर। अब देखो लेबर दो तरह की होती है, मैंने पिछली क्लास में डिस्कस किया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब डायरेक्ट लेबर रॉ मटेरियल में ऐड क्यों होती है, इसको समझो। देखो डायरेक्ट लेबर क्या है, रॉ मटेरियल कंज्यूम हो गया, मतलब 110 रुपए का रॉ मटेरियल हमें चाहिए। अब क्या ये रॉ मटेरियल अपने आप फिनिश गुड बन जाएगा, नहीं। इस रॉ मटेरियल को हेल्प कौन करेगा, लेबर। क्या लेबर के बिना ये रॉ मटेरियल आगे बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इसलिए डायरेक्ट लेबर यहाँ पे क्या हो जाएगी, रॉ मटेरियल में ऐड हो जाएगी। इसका मतलब डायरेक्ट लेबर की जो भी कॉस्ट होगी वो रॉ मटेरियल पे ऐड होगी। क्यों होगी, क्योंकि ये एक खर्चा है, एक कॉस्ट है जो फिनिश गुड बनाने में राइज हो रही है। तो डायरेक्ट मटेरियल हम क्या करेंगे, ऐड। इसके बाद ऐसे खर्चे जो प्रोडक्शन में डायरेक्टली हेल्प करते हैं वो भी किस में जोड़ेंगे, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। जब रॉ मटेरियल के बाद डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस हम ऐड कर देंगे तो निकल के आएगी हमारे पास प्राइम कॉस्ट। अब समझो प्राइम कॉस्ट क्या होती है, ऐसी कॉस्ट
देखो ये प्राइम कॉस्ट है। प्राइम का मतलब क्या है? शुरुआती, बिल्कुल बेसिक कॉस्ट है जिसके बिना प्रोडक्शन स्टार्ट ही नहीं हो सकता। अब आप देखो, क्या रॉ मटेरियल के बिना प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा? नहीं। क्या डायरेक्ट लेबर के बिना प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगा? नहीं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं। इसका मतलब ये तो वो कॉस्ट है कि आपके फिनिश गुड बनने में आनी ही आनी है, इसको आप रोक ही नहीं सकते, इसलिए इस कॉस्ट का नाम होता है प्राइम कॉस्ट। तो आप आपसे जब भी आपसे पूछा जाए कि प्राइम कॉस्ट कैसे निकलेगी, आप क्या बोलोगे? रॉ मटेरियल हमारे पास है 110 रुपए का, उस पे हम डायरेक्ट मटेरियल लगाएंगे और डायरेक्ट एक्सपेंसेस लगाएंगे। रॉ मटेरियल में जैसे ही लेबर और एक्सपेंसेस लगेंगे, हमारे पास जो कॉस्ट निकल के आएगी वो क्या हो जाएगी? प्राइम कॉस्ट। यहाँ तक कोई डाउट? अगर किसी को डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक है। अब इसके बाद उठता है फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये क्या होते हैं इसको आगे डिटेल में बताऊंगा। सिंपल सी बात ये समझो, ओवरहेड्स का मतलब यहाँ पर आसान भाषा में है, बिल्कुल इजी लैंग्वेज में, एक्सपेंसेस। ऐसे खर्चे जो फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करते वक्त होते हैं, डायरेक्टली नहीं होते, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। फैक्ट्री के ऐसे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कि प्रोडक्शन करते वक्त अराइज होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब समझो, ये प्राइम कॉस्ट में ऐड क्यों हो रहे? मटेरियल खरीद लिया, लेबर लगा दी और एक्सपेंसेस कर दिए, प्राइम कॉस्ट बन के तैयार हो गई। अब ये प्राइम कॉस्ट हमारे पास आ गई। अब ये प्रोडक्ट क्या हो रहा है? फिनिश गुड की तरफ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। जैसे जैसे ये फिनिश गुड की तरफ आगे बढ़ रहा है ना, फैक्ट्री में इसको प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने में कुछ खर्चे होते जा रहे हैं। तो क्या इसकी कॉस्ट भी हमारी ऐड होती रहेगी? आप बोलोगे हाँ, क्योंकि ये प्रोडक्ट अगर आगे फिनिश गुड की तरफ बढ़ेगा तो फैक्ट्री में ओवरहेड्स अराइज होंगे। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो फैक्ट्री में प्रोडक्शन करते वक्त होते हैं, उन्हीं को बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। ये प्राइम कॉस्ट में क्या हो जाते हैं? ऐड। जैसे ही प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री वाले एक्सपेंसेस फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन करते वक्त ऐड होते हैं, उसको बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री, ग्रॉस फैक्ट्री। ये ओवरहेड्स नहीं आएगा यहाँ पर, आप थोड़ा सा इसको करेक्शन करें, ये आएगा ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। ये अपना फ्रेमिंग अगर आपने वो करी हो ना, इसको ओवरहेड्स कास्ट के करो यहाँ पे, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। और ये नेट फैक्ट्री कॉस्ट है, इसको अपने करेक्शन कर लेना नोट्स में। ये फैक्ट्री कॉस्ट है, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, यानी कि प्राइम कॉस्ट में जैसे ही फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड होते हैं, हमारा क्या निकल के आता है? ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। यहाँ तक ठीक है। अब अब समझो कि इसके बाद क्या होगा। फैक्ट्री में प्राइम कॉस्ट थी, ये प्राइम कॉस्ट ने क्या करा? फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा, हमारा बन रहा है। अब वर्क इन प्रोग्रेस पहले समझो। वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब होता है ऐसा काम, ऐसा वर्क जो मशीन में अभी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, मतलब जो काम अभी प्रोडक्शन में हो रहा है। अच्छा, अब देखो इसको समझो, ओपनिंग और क्लोजिंग का बाद में, पहले तो वर्क इन प्रोग्रेस समझो। वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? यानी कि मशीन के अंदर आपने शुगर केन को पुट कर रखा है, वो चीनी बनने के प्रोसेस में है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या वो शुगर केन पूरा जो मशीन के अंदर है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि वो वर्क इन प्रोग्रेस क्यों है? आप बोले वर्क इन प्रोग्रेस क्या होता है? देखो, शुगर केन को मैंने मशीन के अंदर पुट कर दिया, मशीन के अंदर वो है। अब मैं पूछूं, उस जो शुगर केन मशीन के अंदर है, क्या वो पूरा का पूरा रॉ मटेरियल है? नहीं। रॉ मटेरियल तो वो होता है अगर वो पूरा साबुत आपके पास शुगर केन होता, साबुत तो वो है नहीं, वो मशीन के अंदर जा चुका है। क्या वो पूरा का पूरा चीनी बन गया? आप बोलोगे नहीं। ना ही वो पूरा फिनिश गुड है, ना ही वो पूरा रॉ मटेरियल है। यानी एक ऐसी स्टेज जो कि ना ही पूरी फिनिश गुड है, ना ही पूरा रॉ मटेरियल है, उसी को बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। यहाँ तक ठीक है? वर्क इन प्रोग्रेस। अब समझो ओपनिंग और क्लोजिंग का क्या हिसाब है। 31, आपको पता है फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च। 31 मार्च को ना कुछ शुगर केन ऐसा था जो मशीन के बीच में ही रह गया, ना ही वो पूरा बन पाया 31 मार्च को। अब क्या करें उसको? पूरा रॉ मटेरियल वो है नहीं, पूरा फिनिश गुड वो बना नहीं, तो क्या करें? उसे बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। अब मुझे ये बताओ, 31 मार्च को पिछले साल, 31 मार्च को
पिछले साल जो वर्क इन प्रोग्रेस बीच में रुक गया था, 1 अप्रैल को आते ही वो चीनी बन जाएगा। जैसे ही वो चीनी बन जाएगा यानी वो कंप्लीट हो जाएगा, तो क्या वो फिनिश गुड बन जाएगा? आप बोलोगे बन जाएगा। तो क्या उसकी कॉस्ट हमें ले लेनी चाहिए? तो लेनी पड़ेगी, क्योंकि वो पूरा बन गया। तो देखो, ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में जैसे ही ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस होगा उसे हमें ऐड करना पड़ेगा। बताओ क्यों? पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनेगा। जैसे ही वो इस साल का ओपनिंग बनेगा वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसीलिए, क्योंकि वो कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए हम उसकी कॉस्ट को क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। तो बोले क्लोजिंग वाले के माइनस क्यों कर रहे? क्लोजिंग वाले की इसलिए माइनस कर रहे, क्या ये पूरी तरीके से रॉ मटेरियल है? नहीं। पूरी तरीके से फिनिश गुड है? नहीं। ये तो वो है जो बीच में अटका हुआ, ना ये इधर है ना ये उधर है, तो इसे माइनस कर देते हैं। मतलब इस प्रोडक्ट की कॉस्ट को हटा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभी ना ही, अगर ये रॉ मटेरियल होता तो इसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट में ऐड करते, अगर ये फिनिश गुड होता तो फिनिश गुड की कॉस्ट में ऐड करते। क्योंकि ना ये रॉ मटेरियल है ना ही ये फिनिश गुड है, तो इसे वर्क इन प्रोग्रेस का नाम दिया गया। अब क्योंकि ये कंप्लीट नहीं है, तो इसलिए इसकी कॉस्ट को हम क्या करते हैं, फिनिश गुड की कॉस्ट से हटा देते हैं। यहां तक ठीक है। तो ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट में क्या होता है, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस तो ऐड हो जाता है, और क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस को हम क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। जब ये दोनों वर्क इन प्रोग्रेस हटा देते हैं ना, यानी ऐड और माइनस कर देते हैं, तो निकल के आती है हमारे पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट। अब ये क्या होती है, ऐसी कॉस्ट, एक रॉ मटेरियल को फैक्ट्री के अंदर बनने में जितनी कॉस्ट आई उसी को बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। क्या बोला मैंने? एक रॉ मटेरियल को फैक्ट्री में फिनिश गुड बनने में जितनी कॉस्ट आई इसी को बोलते हैं फैक्ट्री कॉस्ट। ये फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब है रॉ मटेरियल फिनिश गुड में बन चुका है, अभी बिकने की बारी नहीं आई, अभी बाकी और प्रोसेस नहीं हुए, ये सिर्फ हुआ है जो फैक्ट्री में बनने की कॉस्ट है। तो यहां तक अगर कोई डाउट है तो कमेंट कर देना, ठीक है? आगे बढ़ जाऊं। अच्छा, इसके बाद जैसे ही आपके पास नेट फैक्ट्री कॉस्ट आएगी, आप क्या करोगे, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी जोड़ते हो। अब बोले ये ऐसे एक्सपेंसेस हैं, भाई फैक्ट्री चल रही है आपकी, फैक्ट्री चल रही है, फैक्ट्री में एडमिन वाले होंगे, यानी कुछ सुपरवाइजर होंगे आपके पास, कोई क्लर्क होंगे। तो वो क्या करते होंगे, वो आपको प्रोडक्ट को कैसे बनाना है, कुछ इंजीनियर्स रखे होंगे जो बता रहे होंगे कि इतना मैन्युफैक्चरिंग करो, या कुछ क्लर्क होंगे जो पेपर वर्क देख रहे होंगे, यानी कि वो भी फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं, क्योंकि वो फैक्ट्री में ही काम कर रहे हैं। तो जब वो फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो उनको सैलरी भी पे होगी। अब वो सैलरी हमारे लिए तो एक्सपेंस है ना, किस नाम से, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। क्यों? क्योंकि वो जो ऑफिस वाले हैं वो कहाँ के हैं, फैक्ट्री के हैं, तो उनके एक्सपेंसेस भी कहाँ जुड़ेंगे, फैक्ट्री में ही। तो नेट फैक्ट्री कॉस्ट में जैसे ही हम ऑफिस वालों के खर्चे ऐड कर देते हैं, हमारे पास क्या निकल के आता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, एक रॉ मटेरियल को फिनिश गुड बनाने में जो प्रोडक्शन करने में टोटल कॉस्ट आई उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में क्या होता है, फैक्ट्री कॉस्ट तो क्या थी, रॉ मटेरियल मशीन में गया और वहां से फिनिश गुड बन गया, फैक्ट्री के अंदर फिनिश गुड तैयार है। इसमें हमने ऑफिस वालों के एक्सपेंसेस को ऐड किया। वो क्यों किया, ऑफिस वाले फैक्ट्री के लिए ही काम कर रहे हैं, तो वो भी प्रोडक्ट के, और वो भी किसके लिए काम कर रहे हैं कि ताकि प्रोडक्ट बने, तो उनके एक्सपेंसेस भी किसमें जोड़ेंगे, प्रोडक्ट की कॉस्ट में। यानी कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब होता है कि पूरे रॉ मटेरियल को प्रोडक्शन करने में, यानी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड तक ले जाने में जो प्रोडक्शन हुआ उसकी टोटल कॉस्ट, इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारे पास प्रोडक्शन हो गया, यहाँ तक ठीक है। तो प्रोडक्शन होने के बाद क्या हुआ भाई, नई चीनी आपके पास बन के तैयार है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब कुछ चीनी आपके पास पिछले साल ऐसी थी जो बन तो गई थी, रेडी हो गई थी, लेकिन वो बिकी नहीं, बिकी अभी नहीं है, आपके पास पड़ी है। तो बताओ, जो चीनी आपके पास पिछले साल रह गई थी फिनिश गुड, वो इस साल बिकेंगे? तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे देखो हमारे पास
100 kg चीनी बन के आई, ठीक है। 50 kg चीनी पिछले साल एंड में हमने बनाई थी, लेकिन वो बिकी नहीं। तो जो पिछले साल नहीं बिकी वो इस साल बिकेगी। तो अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कितना सामान आपके पास है जो बिकने के लिए है। तो आप बोलोगे 100 kg तो हमने इस साल बनाया, 50 kg हमारे पास और आया, तो टोटल कितना हो गया 150, यानी 150 किलो चीनी आपको बेचनी है। आप अपने गोडाउन में गए फिनिश गुड्स के, आपने देखा सिर्फ 20 kg चीनी ऐसी है जो बिकी नहीं। 150 में से सिर्फ 20 किलो चीनी ही ऐसी है जो बिकी नहीं, तो बाकी कहाँ गई? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, यानी कि ये वो जो गुड, जो सामान बिका है उनकी कॉस्ट को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे निकलता है? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यानी चीनी बन गई, कुछ पिछले साल का फिनिश गुड रहा होगा जो बिका नहीं, वो इस साल बिकेगा, यानी उसकी कॉस्ट भी हम इस साल ऐड करेंगे। 100 किलो ये सब कॉस्ट है। 100 kg चीनी की कॉस्ट, 50 kg चीनी की कॉस्ट इस साल बिकेगी। माइनस करेंगे कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड। इसको क्यों माइनस करते हैं? यानी कि वो फिनिश गुड की कॉस्ट हटाते हैं जो बिकी नहीं, तो वो जैसे ही हटेगा वो हमारे पास क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ये कॉस्ट है कि जो सामान हम बेचने के लिए जा रहे हैं ना उसकी कॉस्ट कितनी आई, ठीक है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में फर्क क्या होता है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बनाता है बनने की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बताता है जो सामान हमने बेचा उसको बनाने की कॉस्ट, यानी कि जो सामान हमने बेचा उसकी कितनी कॉस्ट थी, उसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। ये ठीक है। अब मुझे ये बताओ, सामान, हमें ये तो पता लग गया कि जो सामान हमें बेचना है उसकी कॉस्ट कितनी है। क्या ये सेलिंग एक्सपेंसेस किए बिना हमारा सामान बिकेगा? अब बोलो सेलिंग एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, अभी मैं डिटेल में आपको और बताऊंगा कि सेलिंग एक्सपेंसेस क्या क्या होते हैं। आप मुझे ये बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, हमारा सामान तो बन गया। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस क्या होते हैं? भाई आपकी फैक्ट्री में सामान तैयार है, कंपनी है आपकी चीनी की, अब आप मार्केट में जाके अपनी कंपनी की मार्केटिंग करोगे, बेचने के लिए ट्राई करोगे कि भाई हमारी कंपनी की चीनी परचेज करो, दुकानदारों के पास जाओगे, होलसेलर्स के पास जाओगे, तो वो कैसे खर्चे हैं? सेलिंग के। भाई जो मार्केटिंग वाला पर्सन आप रखोगे उसको सैलरी देनी पड़ेगी, आपकी चीनी बेचने के लिए वो करेगा। तो ऐसे एक्सपेंसेस जो कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में ऐड कर दी जाए, यानी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड तो वो बात जो सामान हमें बेचना है उसकी कॉस्ट, फिर इसमें ऐड होंगे सेलिंग एक्सपेंसेस, यानी ये वो खर्चे हैं जो हेल्प कर रहे हैं आपके सामान को बिकने के लिए, यानी सेल होने के लिए। तो जब हम उन एक्सपेंसेस को भी जोड़ देते हैं तो निकल के आता है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या होती है? जो भी सेल्स हमारी होगी उसकी कॉस्ट कितनी है, मतलब जो सामान हमारा बिका उसकी कॉस्ट कितनी है। अब कॉस्ट में बना के और कॉस्ट में ही सामान बेच दें तो बिजनेस चलेगा नहीं, कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो अर्न करना ही पड़ेगा। सपोज अगर पूरा प्रोडक्ट 500 रुपए का आया तो हम उसमें 20 रुपीज प्रॉफिट तो ऐड करेंगे। तो 500 रुपए की चीज को हमने 20 रुपए प्रॉफिट में जोड़ा तो हमारी सेलिंग प्राइस कितनी आई? 520। तो सेलिंग प्राइस कैसे निकलेगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स में हम क्या करेंगे? प्रॉफिट को ऐड करेंगे, तब निकल के आएगी हमारी सेलिंग प्राइस। तो ये थी हमारी कॉस्ट शीट का, मैंने पूरा डिटेल में बताया। अगर किसी को भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट में इशू है कि कोई भी चीज प्लस माइनस क्यों हो रही है तो आप मुझसे कमेंट में पूछेंगे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब एक किनारे से ना ये समझने की कोशिश करते हैं कि फैक्ट्री ओवरहेड्स कौन कौन से होते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कौन कौन से होते हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आप सबसे पहले अब हेडिंग लगाएंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स। फैक्ट्री ओवरहेड्स में सबसे पहले आपके पास आ जाएंगे, तो फैक्ट्री ओवरहेड्स यहाँ पे हम देख रहे हैं। अब ये क्या होते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स आपको यहाँ पे आसान भाषा में समझिए कि ऐसे खर्चे जो फैक्ट्री के अंदर ही होते हैं, डायरेक्टली कभी नहीं होते, इनडायरेक्ट वे में होते हैं। अब मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूँ, आप देखिएगा। ये वो होंगे जो प्रोडक्शन की वजह से नहीं, फैक्ट्री में फैक्ट्री होने की वजह से अराइज होते हैं। लाइक प्रोडक्शन में डायरेक्टली इनका रिलेशन नहीं होता, इनडायरेक्टली होते हैं, जैसे रेंट ऑफ फैक्ट्री। अब बताओ आप प्रोडक्शन करो चाहे ना करो, रेंट ऑफ फैक्ट्री तो आपको देना पड़ेगा ना।
तो रेंट ऑफ फैक्ट्री। दूसरा हो जाएगा हमारे पास सैलरी, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज, सैलरी ऑफ द एम्प्लॉयज ऑफ फैक्ट्री। अब मैं फैक्ट्री के एम्प्लॉयज की बात कर रहा हूँ, वर्कर्स की नहीं। देखो वर्कर और एम्प्लॉय में फर्क है। वर्कर कौन होते हैं? लेबर्स। वो वेजेस लेते हैं, वो वेजेस लेते हैं तो वो डायरेक्ट एक्सपेंस है, यानी डायरेक्ट लेबर है, तो वो कहाँ जुड़ती है? रॉ मटेरियल कंज्यूम में। सैलरी अगर एम्प्लॉयज को दी जाएगी तो एम्प्लॉयज को सैलरी दी जाती है। क्या इनको फैक्ट्री के प्रोडक्शन से मतलब है? नहीं। ये कहते हैं हम फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, हम हर महीने सैलरी लेंगे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस है, इसलिए ये यहाँ पे ऐड होगा। डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन ऑन मशीनरी या प्लांट एंड मशीनरी। अब देखो ये ऐसे एक्सपेंस है जो प्रोडक्शन, अब जितनी ज्यादा मशीन चलेगी उतना ज्यादा क्या होगी? डेप्रिशिएट होगी। तो ये सब क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स हैं। जैसे रिपेयर एंड मेंटेनेंस, कोई मशीन फैक्ट्री के अंदर खराब हो गई तो ये क्या आ जाएगी आपकी? रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ठीक है, कोई ऐसी अगर वो आ गई तो वो किस में आ जाएगी? रिपेयर और मेंटेनेंस अगर आपकी हो गई तो वो भी कहाँ? फैक्ट्री के अंदर होती है। कोई मशीन खराब हो गई तो उसकी रिपेयर और मेंटेनेंस। अब ये डायरेक्टली नहीं हो रही है ना, इनडायरेक्ट है ये सारे। इसके बाद लिखते हैं जैसे रिपेयर मेंटेनेंस हो गया। अच्छा ये देखिए, पावर, पावर एंड फ्यूल। पावर एंड फ्यूल क्या होता है कि भाई मशीन को चलाने के लिए पावर चाहिए, फ्यूल चाहिए। ठीक है, तो ये सब इसके बाद लिख सकते हैं हम। और इंश्योरेंस लिख लीजिए, इंश्योरेंस ऑफ फैक्ट्री। आपने फैक्ट्री का इंश्योरेंस करवा रखा है। तो ये कुछ ऐसे ओवरहेड्स हैं, ऐसे बहुत सारे, बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन ये कुछ कॉमन ओवरहेड्स हैं जो किससे रिलेटेड होते हैं? फैक्ट्री से रिलेटेड होते हैं, तो इनको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स। इसके बाद देखते हैं अब हम अपना ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स में हमारे पास कुछ ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव जो खर्चे होते ही ऐसे हैं जो प्रोडक्शन से रिलेट नहीं होते, लेकिन ये फैक्ट्री के अंदर जो ऑफिस और एडमिन का स्टाफ होता है उनकी वजह से अराइज होते हैं। तो देखिए जैसे सैलरी ऑफ ऑफिस एम्प्लॉयज, फैक्ट्री के अंदर जो ऑफिस है उसके एम्प्लॉयज हैं उसकी सैलरी, आपका फैक्ट्री का या कंपनी का डायरेक्टर है उसकी फी, इलेक्ट्रिसिटी ऑफ ऑफिस, बैंक चार्जेस, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंसेस। तो ये कुछ ऐसे कॉमन एक्सपेंसेस हैं जो किस में आते हैं? ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में आते हैं। मतलब ये वो खर्चे हैं जो ऑफिस स्टाफ की वजह से होते हैं, ना कि किसी पर्टिकुलरली प्रोडक्शन की वजह से। लेकिन ये प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड क्यों हो रहे हैं? इसका रीजन ये है क्योंकि ये जो ऑफिस और एडमिन वाले हैं ना, ये ओवरहेड्स प्रोडक्शन करते वक्त ही अराइज होते हैं, डायरेक्टली नहीं हो रहे हैं, इनडायरेक्टली हो रहे हैं। इसीलिए ये प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड किए जाते हैं। लेकिन ये है कहाँ के? अब जैसे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का एक्सपेंस है, भाई प्रोडक्शन चल रहा है आपका, आप स्टेशनरी प्रिंटिंग का कोई सामान यूज कर रहे हो, पेपर प्रिंट कर रहे हो, वो कहाँ हेल्प कर रहा है आपको? जो भी आपका प्रोडक्शन चल रहा है उसकी रिकॉर्ड करने में, उसका डेटा बनाने में। तो उसकी जो कॉस्ट है वो अल्टीमेटली कहाँ जुड़ेगी? प्रोडक्ट के कॉस्ट में जुड़ेगी। इसीलिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को कहाँ पे जोड़ा जाता है? प्रोडक्ट की कॉस्ट में। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं अब हम अपना सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स। सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हमारे पास वो एक्सपेंसेस होते हैं कि जिनको हम करेंगे तभी हमारा प्रोडक्ट आगे क्या होएगा? मार्केट में सेल होएगा। मतलब कि वो ओवरहेड्स होते हैं जिनको किए बिना हमारा प्रोडक्ट आगे सेल नहीं हो सकता, क्योंकि ये एक्सपेंसेस होते ही प्रोडक्ट की वजह से हैं। तो ये अल्टीमेटली जोड़ते किसमें? प्रोडक्ट की कॉस्ट में। इसीलिए सेलिंग और ओवरहेड्स को भी हम प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। हम ये कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं, जैसे सैलरी एंड कमीशन ऑफ सेल्स मैनेजर। अब आपने प्रोडक्ट तो बना लिया, लेकिन अगर उसको बेचना है तो आपको सेल्स मैनेजर की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब क्योंकि वो सैलरी और कमीशन लेगा तो अल्टीमेटली उस जो सेल्स मैनेजर की सैलरी है वो हमारे लिए क्या बन जाएगा? एक्सपेंस, एक ओवरहेड। और ओवरहेड भी कैसा? सेलिंग वाला। क्यों? क्योंकि सेल्स मैनेजर का काम क्या है? प्रोडक्ट को आगे सेल करना। तो अल्टीमेटली इसकी जो ये सैलरी होगी सेल्स मैनेजर की, वो हमारे लिए क्या बनेगा? एक्सपेंस बनेगा। और अल्टीमेटली वो क्या हो जाएगा? हमारे लिए प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। तो सेलिंग एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स भी हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट में ऐड होते हैं।
ठीक है, तो इस वीडियो में आज हम यहीं तक रखेंगे और इसमें हमने कॉस्ट शीट पूरी देख ली है और अपने सारे ओवरहेड्स को मैंने बिल्कुल डिटेल में बताया है। किसी को भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर डाउट होगा तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा। अब जो आने वाली क्लासेस होंगी इसमें हम इसके न्यूमेरिकल्स देखेंगे और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। जो टेलीग्राम लिंक है मेरा अकाउंटिंग फंडा, वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा। आप प्लीज टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि इस चैप्टर के भी जो भी नोट्स होने वाले हैं, क्वेश्चंस, वो प्रिंटेबल फॉर्मेट में आपको निकालने हैं। डाउनलोड कर लीजिएगा, वो पीडीएफ में आपको टेलीग्राम चैनल में उसको अपलोड कर दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर देंगे। टेलीग्राम ज्वाइन जरूर करके रखें, क्योंकि सारे क्वेश्चंस की जो भी पीडीएफ है मैं वहीं अपलोड करूंगा, तो वहां से आपको डाउनलोड करनी पड़ेगी। उनका प्रिंट फॉर्मेट में आप अपने पास रख लेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसके न्यूमेरिकल्स को देखने वाले हैं। तो किसी को भी किसी पर्टिकुलर पॉइंट में डाउट हो या कहीं पे भी किसी को किसी तरह का इशू हो, प्रॉब्लम हो, तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। मैं आपके सारे कमेंट्स रीड करता हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।